एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और आज के शो में हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जल्दी से एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं प्रदीप सौरभ जी, अकुश श्रीवास्तव जी, प्रदीप सिंह जी, अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। और शो की शुरुआत इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन वाली खबर के साथ। संसद का सत्र कल समय से पहले खत्म हो गया, लेकिन संसद की कार्यवाही से 146 विपक्ष के सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज मोर्चा संभाल रखा है। गठबंधन की पार्टियां सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन इस समय बड़े नेता गठबंधन के उनका जमावड़ा आपको सीधे लेकर चलते हैं इस समय जंतर मंतर, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर विपक्ष के नेता एकजुट हैं। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन जो चल रहा है। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित से, इंडिया गठबंधन के कौन कौन से बड़े नेता अभी तक मंच पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं अंकित, और किस किस का इंतजार बाकी? रोमाना, इस वक्त अगर हम कहें कि इंतजार सिर्फ दो चेहरों का बाकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का। और फिलहाल देखिए मंच पर जो इस वक्त जो दो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, उसके अलावा पूरी कुर्सियां भर चुकी है। अगर हम बात करते हैं तमाम बड़े चेहरों की, तो अधीर रंजन चौधरी, सीताराम येचुरी, महुआ माझी जेएमएम से, उसके अलावा मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा, उसके अलावा आम आदमी पार्टी से, उसके अलावा डीएमके से, शरद पवार एनसीपी से। तो ये वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार आज का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि संसद से लेकर के ये लड़ाई सड़क तक जारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, बंद कमरे में हो रही थी, तो अब ये संदेश देने की कोशिश है कि बंद कमरों में जो चर्चा हो रही है उसको हम सड़क पर ला करके मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। और इसी वजह से यहाँ जो नारा दिया गया है, सेव डेमोक्रेसी, ऊपर लिखा हुआ है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और उसके नीचे मैसेज है सेव डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र बचाओ। यही वो संदेश है जिसको लेकर के विपक्षी गठबंधन लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक मार्च कर रहे थे, लगातार संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे थे और आज सड़कों पर उतरे हुए। लेकिन रोमाना, इस सबके बीच में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, बताइए कि यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीर मंच पर है, उसी तरीके की तस्वीर मंच के नीचे भी नजर आ रही है क्या? अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में दल मिल गए, कार्यकर्ताओं के दिल मिलते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोमाना, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो मैं तस्वीर के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आरएलडी के हमको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सीपीआई के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर आयोजन की बात करें तो यह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया है और बाकायदा मंच से इस बात का ऐलान भी किया गया। मंच से ऐलान किया गया। अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। इस तरीके से लगातार बातें कही गई हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनकी दिल्ली में उपस्थिति उस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, उसके भी कार्यकर्ता उतनी बड़ी संख्या में यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिहाज से दिल्ली में अगर ये बैठक, माफ कीजिएगा, ये प्रदर्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ कम से कम उतनी ही संख्या में आम आदमी पार्टी के भी अगर कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आते तो फिर इससे संदेश एक अलग जाता। खैर, इस प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष के सांसद कह क्या रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। इस चीज के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना। क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का ज़िबाह किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड।
तो विपक्ष के नेताओं को सुन रहे हैं आप, जिनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि विपक्ष सड़क पर उतरा है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं मिमिक्री करने वालों का वीडियो बनाते हैं राहुल, संसद में सेंध लगाने वालों को बेरोजगारी से जोड़ते हैं राहुल। देखिए कैसे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रहलाद जोशी। वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं, इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। चिंता की बात है, राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन कर रहे थे तो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके कारण ये लोग ऐसा किया है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दुनिया के कंपैरिजन में, इतिहास के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। अगर एक पल के लिए स्वीकारते है तो भी, अगर है तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो एंड मर्डर एनीबडी। Rahul Gandhi doesn't understand what he is speaking. Somebody will guide him, somebody will write and give it to him, and वो पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो पक्ष विपक्ष के बीच ये सियासी आर पार लगातार बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और ऐसे में जो सड़क पर उतरा हुआ है इंडिया गठबंधन, आज इसी को लेकर सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये सवाल आपके सामने, पहला शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का 24 मिशन, ये उसी की शुरुआत हो रही है। अभय जी देखिए, मुझे इसमें प्रदर्शन तो है लेकिन शक्ति जरा मुझे कम दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि सारे देश में वो हो रहा है, तो सारे देश में कहाँ हो रहा है, कोई उसकी खबर होनी चाहिए। कम से कम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप हम सब लोगों को बताइए कि खबर है या नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर इस तरह के बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, कई दलों के नेता हैं, तो एक तरह का ये वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, वो ठीक बात है उनकी है। लेकिन ये सारे देश में इसका संदेश कैसे जाएगा, देश में विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता कैसे मिलजुल के कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई राजनीतिक गर्माहट है, ये कम से कम अभी तक नहीं पता चला है, अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को चाहिए कि अपनी इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को के बारे में कुछ नए सिरे से सोचें। हाँ। उसका कोई ढांचा बनाएं, कुछ प्रभावी उनको बनाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके बात जो है ना बिगड़ती चली जाएगी। और मंच पर अभी तस्वीरें उस रूप में देख रहे हैं आप, जिस रूप में प्रदीप जी अभी तक जो वो गठबंधन की बैठकें हुई है ना, अब तस्वीर यहाँ पर बदली हुई बस इस रूप में नजर आ रही है कि वो गठबंधन की बैठक ऐसा लग रहा है 5 स्टार होटल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई है। और सामने वो 5 स्टार होटल्स में जिस तरीके का हॉल होता है ना, उस तरीके से हॉल में अब कुछ कार्यकर्ताओं को भी बिठा लिया गया। बस इतनी तब्दीली नजर आ रही है इसमें। देखिए रोमाना जी, मैं तो 1977 से गठबंधन की राजनीति देख रहा हूँ। गठबंधन सफल होते हैं, बनते हैं, प्रभावी होते हैं जब जनता का दबाव होता है, जब जनमानस साथ होता है आपके। 77-89 का गठबंधन ऐसा ही था। 1971 में भी एक ग्रैंड अलायंस बना था, सारे विपक्षी दलों ने वही गणित लगाया कि कांग्रेस को 50% से कम वोट मिलते हैं, खिलाफ 50% से ज़्यादा वोट पड़ते हैं, हम सब एक हो जाएं तो जो है जीत जाएंगे, और ग्रैंड अलायंस बना। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता बदलाव चाहती थी? उस समय जनता इंदिरा गांधी की ओर देख रही थी कि वो देश में बदलाव ला सकती है, तो इसलिए वो उस गठबंधन का कोई असर नहीं हुआ। बड़े नेता थे उसमें, आज की तुलना में उस गठबंधन में बहुत बड़े नेता थे, बड़े असरदार नेता थे, प्रभावशाली लोग थे, गंभीर राजनीति करने वाले लोग थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो जब तक जन समर्थन नहीं होगा, और ये असेसमेंट जो अभय जी अभी कह रहे थे, ये इन पार्टियों को बैठकर करना पड़ेगा कि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो सफल हो, इसके लिए क्या क्या करें, कौन से कदम उठाएं, कैसी तैयारी करें। केवल ये औपचारिकता के लिए जो है जाकर जंतर मंतर पर बैठ जाएं, इंडिया गेट पे बैठ जाएं या कहीं बैठ जाएं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उल्टा उसका असर खराब असर होता है। बिल्कुल, कि भाई आपकी कोई ताकत नहीं है, कि आप शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन है, शक्ति है नहीं। तो जब तक वो ताकत नहीं दिखेगी
और जन समर्थन की ताकत नहीं दिखेगी, ठीक है, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अक्कू जी, आपको भी इन तस्वीरों को देखकर ये जो इंडिया गठबंधन वाली दिल्ली के जंतर मंतर से नजर आ रही है, बस औपचारिकता भर नजर आ रही है, कोई ताकत नहीं दिख रही इसमें? देखिए, सांकेतिक प्रदर्शन है, इसको एक शब्द का नाम अगर दिया जाए तो वो सांकेतिक प्रदर्शन है। और सांकेतिक प्रदर्शन में भी कांग्रेस ने अपने ऊपर लिया है पूरा दारोमदार, और वहाँ पर लवली की तरफ से जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस की ओर से प्रतिष्ठित, प्रदेश कांग्रेस की ओर से, नाम भला आपने ऊपर INDIA का दे दिया हो, लेकिन जो मंच से कहा जा रहा है। आपको तस्वीरें आ गई हैं, देखिए राहुल गांधी भी मंच पर पहुंच चुके हैं, कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंच गए थे। इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उन कई दलों के बड़े नेता यहां पर पहले से मौजूद, जिसमें शरद पवार को भी आप देख रहे हैं पहले से मौजूद हैं, सीताराम येचुरी यहां पर मौजूद हैं, मनोज झा यहां पर मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो झंडे, बैनर, पोस्टर, इसमें तस्वीर अभी अजीत चौधरी की भी नजर आ रही थी, RLD के नेता की। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है, मंच की तस्वीर है, और यहाँ पर अब राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आखिरकार राहुल भी पहुंच गए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। निका पहुंचना, और वो भी देर से, आप आयोजन कर रहे हैं, आप आयोजक हैं वहाँ पर, आप ऑर्गेनाइजर हैं, और आपके यहाँ बारात आनी है तो पता लगा पहले आप ही गायब हैं। ये बहुत हमारी संस्कृति के हिसाब से बात है जी। इसमें लोगों को बुरा भी लग सकता है, शरद पवार हो या चाहे बाकी XYZ हो, जितने भी लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनको बुरा लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा बुरा उनकी छोड़ दें तो जनता के मन में क्या सचमुच इतना उबाल है इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, जो बिल्कुल सामने आ जाए। और अब मैं जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी दर्शकों को, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद है, और जानते हैं अंकित गुप्ता से कि यहाँ पर जंतर मंतर मंच पर पहुंच गए सभी बड़े नेता। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। यहाँ होना क्या है आप अंकित? यहाँ पर सिर्फ मंच से भाषण दिए जाएंगे या कुछ और भी कार्यक्रम रखा गया है? किस रूप में ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की यहाँ जंतर मंतर पर तैयारी इंडिया गठबंधन की? देखिए, जिस बात का हमने जिक्र किया ना, यहाँ पर होना सिर्फ यही है कि मंच से भाषण दिए जाएंगे और जनता के बीच में, या ये कहा जाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा, इस वजह से हम सड़कों पर उतरे हैं। और देखिए, इस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो वो कुर्सियों पर खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, और हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि तमाम नेता यहाँ पर इकट्ठे जरूर हुए, एक संदेश ये देने की कोशिश है कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको सुलझाना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आज ये आयोजन किया गया है और दिल्ली में किया गया है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस तरह से उपस्थिति यहाँ पर हो सकती थी वो नहीं है, और वो अपने आप में एक जो है, हो सकता है सत्ता पक्ष को एक जो हमला करने का मौका भी दे दे। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त मंच पर शरद पवार से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक तमाम नेता पहुंच चुके हैं, और राहुल गांधी सबसे आखिरी में यहाँ पर पहुंचे, जिस बात का जिक्र अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है वो कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जो एक उपस्थिति है वो अपने आप में किस तरह से कांग्रेस जो है उसको पेश करती है, वो भी दिखाती है कि तमाम नेता यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम शुरू हो चुका था, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए और उसके करीबन 5 से 10 मिनट बाद में राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन ये क्योंकि एक राजनीतिक मंच है और इसमें कोई दो राय नहीं है, विपक्ष पर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है, और आरोप यही है कि जब चुने हुए राजनीतिक नुमाइंदों को, उनके नेताओं की आवाज जो दबाई जा रही है, तो आम जनता के बारे में मुद्दे कौन उठाएगा, और यही संदेश देने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। और आयोजन किया गया है, संदेश जो देना चाहती है इंडिया गठबंधन वो मीडिया के सामने रख रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि साहब, संदेश कितनी इफेक्टिवली यहां पर गठबंधन की तरफ से दिया जा सकेगा, क्योंकि मंच सजा हुआ है, उस पर इंडिया गठबंधन के नेता भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बात मैं पहले कह रही थी, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहां पर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन की ताकत के तौर पर, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो बैठकें जो 5 सितारा होटल में हो रही थी, बस वो जंतर मंतर हो रही है, और सामने चंद कार्यकर्ता जो हैं उनको भी बैठा लिया गया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़े कवरेज के साथ, देश का पॉलिटिकल शो जिसमें चर्चा इंडिया गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन जिस रूप में होना चाहिए था, क्या ये उसी रूप में होता हुआ नजर आ रहा है? आज देश भर में जो दावा गठबंधन कर रहा है, और जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से एक ही सत्र से 146 विपक्ष के सांसदों का सस्पेंशन हुआ है। ऐसे में सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, इतने सस्पेंशन, क्या निकला सोल्यूशन? हल तो कोई निकला नहीं है। आज विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो सड़क पर उतरा हुआ है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी
जैनेंद्र भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप सर, सोल्यूशन तो कुछ निकला नहीं सर, इतने सस्पेंशन। सोल्यूशन क्या, ये 2+2=4 वाला तो मसला है नहीं। एक कार्रवाई हुई है संसद के अंदर और उस कार्रवाई पे ये है कि 146 लोग बाहर हो गए हैं। तो अब प्रश्न ये है कि संसद के अंदर आप बोलने नहीं दे रहे, तो वो सड़क पे उतरे हैं और सड़क पर वो अपने प्रदर्शन करके एक प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। कोई ये महारैली जैसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आह्वान है। और अगर जंतर मंतर की लोकेशन को देखें तो वहाँ महारैली जैसा कुछ हो भी नहीं सकता है। तो सलूशन जनता निकालेगी। अगर इनके मुद्दे में क्या कहते हैं कि ज़रा सा भी क्या कहते हैं लोगों को लगेगा तो जनता एकजुट होगी और ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। तो वो जो एक शब्द आया था सांकेतिक वाला, तो ये फिर सांकेतिक ही माना जाए? फिर इससे वो बज़ और वो शक्ति प्रदर्शन वो तो फिर कहीं रहता नहीं है, दिखता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, आप सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि ये सांसदों को जिस तरीके से निकाला गया है ये ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। कोई नहीं कहेगा कि ये ठीक हुआ, सब लोग यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि जनता में, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इस प्रकार की भावना है, मेरी समझ के मुताबिक ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस भावना को और बलवती करे, उसको तीखा करे, उसको एक राजनीतिक मोड़ दे, उसे अपना तर्क उसके सामने पेश करे। यही तो राजनीतिक पार्टी ऐसी तरीके से तो गोलबंदी करती है। तो इससे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो है वो सांकेतिक है, टोकन है, इससे वो बात नहीं बनती दिखाई पड़ रही। देखिए, इस सवाल के ऊपर तो विपक्ष की पार्टियों की जितनी भी देश में शाखाएं हैं, उन शाखाओं को सक्रिय होना चाहिए था। उन शाखाओं को एक कार्यक्रम लेना चाहिए था जो कि सारे देश में एक साथ चलता, जगह जगह गिरफ्तारियां दी जाती, सब कुछ इस तरह किया जाता। ठीक है, इस तरह के आंदोलन एक साल नहीं चल सकते, लेकिन एक दिन तो जम के आंदोलन किया जा सकता है। वो नहीं हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। सर, ये प्लानिंग की कमी है या फिर ये इच्छा शक्ति की कमी है? मतलब ये विपक्ष जो है वो मात कहां खा रहा है? नहीं, ये प्याले में तूफान उठाने की कोशिश है। भाई, आप आंदोलन करने का कोई अनुभव नहीं है इनमें से ज़्यादातर लोगों को। इनको मालूम नहीं है कि आंदोलन की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे मुद्दे को जनता तक ले जाया जाता है। ये बात सही है कि 143 सांसदों का निलंबन, 46 सांसदों का निलंबन कोई नहीं कहेगा सही है। हाँ। लेकिन हाउस की प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होता है। लोग ये भी मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे कि बोलने नहीं दिया गया। हाउस में जो हो रहा है लोग लाइव देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो पहले की तरह की जो है, जो अखबार में अगले दिन छपेगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ। तो दोनों पक्ष हैं। अब उसको आपको बताना है कि नहीं, हमारा पक्ष सही है, हमको बोलने नहीं दिया इसलिए हमने हंगामा किया। सत्ता पक्ष कह रहा है आपने हंगामा किया इसलिए आप नहीं बोल पाए। तो दोनों में से दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, कोई एक सही है। तो सही कौन है ये आपको जनता के बीच में जाकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और वो आपके अंदर, वो आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। हाँ। अरे भाई, डेमोक्रेसी अगर खतरे में है तो आपके चेहरे पर कहीं शिकन दिखाई दे रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। आप तो बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए मंच पर सब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कम से कम वो अग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की, और जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो मैसेज सिर्फ उतनी देर तक ही नहीं देना है जितनी देर तक आप वहां मंच पर पोडियम के सामने, माइक के सामने खड़े होकर अपनी बात रखेंगे। वो जो मैसेजिंग है वो इन टोटलिटी देने की बहुत जरूरत है, और वहां पर विपक्ष इस वक्त मात खाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। सड़क से लेकर बंद कमरों तक इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, और तेज इस रूप में हुई है कि नीतीश कुमार से कल राहुल गांधी ने फोन पर बात की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई। आज सुबह नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात भी हुई है। नीतीश और तेजस्वी की आधे घंटे तक मुलाकात चली है। उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब दोनों नेताओं की आज सुबह मुलाकात हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला जाते हुए मुलाकात के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों के बीच मुलाकात हुई है। और इससे पहले कल राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई, और कहा यह जा रहा है कि वो जो खबरें चल रही थी कि साहब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, संयोजक पद के लिए उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया गया है, उन्हीं नाराजगी वाली खबरों के बाद नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से, और जो बात हुई है वो जान लीजिए आप। गठबंधन के फैसलों पर जल्द आगे बढ़ने को लेकर चर्चा हुई है।
सीट शेयरिंग के रोड मैप को लेकर दोनों नेताओं में बात हुई है। साझा कार्यक्रम पर जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ये तय पाया गया है। इंडिया गठबंधन में नीतीश की अहम भूमिका होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से आश्वासन नीतीश कुमार को फोन पर बात करके ये दिया गया है कि उनकी गठबंधन में अहम भूमिका होगी। ये सूत्र बता रहे हैं। नीतीश को लेकर अब बीजेपी हालांकि चुटकियां जबरदस्त अंदाज में ले रही है और बीजेपी की तरफ से जो नया बयान है वो ये दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश तो खाली हाथ रह गए। सुनिए। गए थे मीटिंग के अंदर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी का तो बकायदा बयान आया कि उनको कन्वीनर बनाना चाहिए। पटना में होर्डिंग लगाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खरगे साहब का कर दिया, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठकर चले गए। बैठक खत्म हो गई। सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। चाहे जो भी हम लोग तय करें, उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की पिक्चर बाकी है? अक्कू जी, संभावना दिखती है अभी भी इंडिया गठबंधन में नीतीश अहम भूमिका की? भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर आप फिल्म बनाना चाहें तो नीतीश निश्चय 1, नीतीश निश्चय 2, नीतीश निश्चय 3 ये चल सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रम रही है राजनीति में 2005 के बाद से अगर आप देखना चाहें तो वो वैसे ही होता है। कभी बीजेपी के पास जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीक्वल। तो अभी एक सीक्वल खत्म हुआ, दूसरा है, और ये राजनीति में उनके साथ हमेशा होता रहेगा। आज भी ये सवाल बहुत मौजूद है, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। तमाम लोग मना कर दें, कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके रिश्ते नहीं हो सकते। तमाम राजनीतिक, चाहे बीजेपी वाले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनको आप उनसे पूछ लीजिए, वो मना करेंगे। लेकिन बाकी लोग कहने वाले बचेंगे नहीं, अभी तो संभावनाएं तो कई जगह होती, राजनीति में संभावनाएं होती। तो नीतीश का भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता को लेकर के आज भी एक संभावना है, और उसका कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के, प्रदेश के स्तर के नेता हैं जो अपनी कोई जगह बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। अब आने वाले दिनों में वो एक नीतीश से रिश्ता फायदे का सौदा होगा, नुकसान का होगा, इसे अभी तौला जा रहा होगा। मतलब मैंने सवाल आपसे पूछा कि साहब नीतीश कुमार अहम भूमिका में इंडिया गठबंधन में आने वाले समय में नजर आ सकते हैं क्या? और अक्कू जी की तरफ से कहा गया कि साहब कहाँ अभी आप इंडिया गठबंधन, अभी तो वो वाला भी एक जो दरवाजा है वो खुला रखा हुआ है नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत। हाँ, वो पलटू चाचा वाला जो उनको खिताब दिया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। आपका एनालिसिस, नीतीश कुमार पिक्चर बाकी है? देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि आकू जी की बात से, लेकिन मेरा जो आकलन है कि हम जो एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं तो वो हम अपनी विश को इम्पोज कर रहे हैं लगातार। और जो घटनाक्रम हो रहा है इंडिया गठबंधन में कि जरा सा कोई बाहर निकल गया तो नाराज़ और कोई अंदर आ गया तो ये, तो वास्तव में लालू यादव को हम, मुझे लग रहा है कि उनकी बात को हमें अहमियत देनी चाहिए। जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर आदमी नहीं आता। सही। कलकत्ते में भी जो हुई वो बैठक, लोग आते हैं जाते हैं, इस तरह का होते। बम्बई के अंदर की बैठक में भी ये घटना घटी। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करें। अभी इंडिया गठबंधन अभी शिशु है, और वो शिशु धीरे धीरे अपने पालने में जब बड़ा होगा, जब बकैया चलेगा तो लोगों के सामने चीज़ें स्पष्ट होगी। हम अपनी विशेष ना तो एनडीए पर लागू करें और ना ही क्या कहते हैं इंडिया पे, तो मुझे लगेगा कि ज़्यादा डेवलपमेंट में देरी हो रही है सर, क्योंकि वो 24 वाला जो टारगेट है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। सर मुझे ग्राउंड पर जाना है, जरा सा 1 मिनट हम अपने रिपोर्टर के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से। खबर आती है पहले कि कल राहुल गांधी नीतीश कुमार के बीच फोन पर बात हुई है, और खबर आज आप ये दे देते हैं कि साहब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच आमने सामने की मुलाकात हुई है। अब इन मुलाकात और बात के दौर को किस तरीके से देखा समझा जाए? प्रकाश। देखिए, एक बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ
ठीक वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार नाराज भले हो न हो, लेकिन ये बात जरूर है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर के और जो चेहरा है उसको लेकर के बात शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उन्हें किसी रूप में प्रोजेक्ट किया जाए ताकि यहां पर जो वोट बेस है, देखिए रोमाना एक चीज समझना हो, बात समझना हो, नीतीश कुमार की मजबूरी भी है कि अगर वो यहां किसी तरह से प्रोजेक्ट नहीं किए जाते हैं बिहार में, तो उनका जो वोट शेयर है, वोट बेस है, वो बीजेपी के साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों का मिला हुआ वोट है। और वो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित, महादलित करके नीतीश कुमार ने जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार किया था, उसको वो क्या कहेंगे कि देश की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी। तो ये समझना और समझाना ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि 29 तारीख को जो पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और तुरंत बाद 29 तारीख को ही इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से वहां राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली गई। तो ये जब से ये बैठक बुलाई गई है तब से एक तरह से गहमा गहमी भी है, चहलकदमी भी है और नीतीश के दिल को, मन को समझने की और टटोलने की कोशिश है। यही वजह है कि अभी सब कुछ आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है कि वो बिहार जहां पर माना यह जा रहा था कि कमोबेश इंडिया गठबंधन के सामने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं, यहां बात बन जाएगी क्योंकि यहां पहले से ही ये दल जो हैं वो एक दूसरे के साथी हैं, तो क्या माना जाए कि बिहार में अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जड़ में कहीं ना कहीं नीतीश की नाराजगी है। तो खबर ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला करने के मूड में हैं, ऐसी खबर मिल रही है। 29 दिसंबर को दिल्ली में नीतीश की पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाली है। इसका कार्यक्रम एक हफ्ता पहले तय कर लिया गया था और उसी दिन 29 दिसंबर को ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई गई है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का फैसला अचानक लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से ही तय थी 29 दिसंबर को। बैठक के अंत तक नीतीश कुमार जी थे और बैठक के अंत में उन्होंने खड़गे साहब से, सोनिया जी से, राहुल जी से, सबसे अनुमति लेके हम लोग आए और ये तय हुआ था बैठक में कि एक ही दो लोग ब्रीफ करेंगे, सबको वहां नहीं बैठना था। तो इसमें नाराजगी की कौन बात है? ये आपका मनगढ़ंत कहानी है। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और वो हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाए। दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये आपको दिक्कत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप ललन सिंह को सुन रहे थे, जेडीयू के अध्यक्ष, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि नीतीश का ये नया दाव 24 से पहले बदलाव किस ओर बढ़ते हुए नीतीश कुमार और जेडीयू नजर आ रही है? प्रदीप जी देखिए रोमाना जी, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सर्वाइवर हैं। पॉलिटिकल सर्वाइवल की जो उनकी इंस्टिंक्ट है वो वैसी कम ही लोगों में है। 18 साल से, मतलब इतने छोटे वोट बेस पर 18 साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल से। उससे पहले केंद्र में मंत्री रह चुके और हर समय वो जो है ऐसे पक्ष में होते हैं, ऐसे पाले में होते हैं जहाँ सत्ता होती है। तो ये जरूर उनमें कुछ खूबी है, तभी तो ऐसा है। अभी उनको खोजना है अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस। अब जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नीतीश कुमार को ये करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो उससे पहले अपने लिए कोई राष्ट्रीय भूमिका चाहते हैं कि वो जो अभी प्रकाश जी बात कह रहे थे बिल्कुल सही है कि अपने वोटर को क्या कहें कि हमारी क्या जो है राजनीति में क्या भूमिका रह गई है। अगर राज्य से में मुख्यमंत्री नहीं रहते, केंद्र में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो फिर उनका वोट बेस उनके साथ क्यों रहेगा? तो ये और एक चर्चा जो है बिहार में ये भी चल रही है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो जाएगा, तो इसके लिए जेडीयू के बहुत से नेता तैयार नहीं होंगे, तो वो भी खतरा है। तो इन सब बातों को शांत करने के लिए नीतीश कुमार को एक कुछ जो है पद चाहिए, वो चाहे कन्वीनर का पद मिल जाए, प्रधानमंत्री के रूप में उनको कोई प्रोजेक्ट करेगा मुझे नहीं लगता है। लेकिन कन्वीनर का अगर पद मिल जाता तो उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक नया मंच मिल जाता, एक नया जो एक कहें न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती। वो उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए उनकी झुंझलाहट
दिखाई दे रही है। तो इन हालात में ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय परिषद की जेडीयू की बैठक बुलाई गई है, इसमें आपको लगता है कि कोई बड़ा बदलाव नीतीश कुमार कर सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान? मुझे लगता है कि वो जिस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं वहां से उनका वापस जाना बीजेपी के पाले में, हाँ, वो तो मुझे मुमकिन नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि देखिए, दूसरे नीतीश कुमार अगर संयोजक बनना चाहते हैं तो मैं इसे उनकी जायज दावेदारी मानता हूं। एक नेता के तौर पर लंबे अरसे तक उन्होंने कोशिशें की हैं इस गठबंधन को खड़ा करने में। ये हाँ, इस गठबंधन में सोनिया गांधी की भी भूमिका है, दूसरों की भी भूमिका है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा भूमिका मुझे दिखाई पड़ती है तो वो नीतीश कुमार की है। तो उनकी जायज दावेदारी है। उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा, कब बनाया जाएगा, ये एक अलग बात है। दूसरे, मैं नीतीश पे बहुत ज्यादा फोकस डालने की बजाय थोड़ा कांग्रेस पे फोकस डालूंगा। मेरा मानना है कि गेंद कांग्रेस को खेलनी थी। कांग्रेस इस गेंद को ठीक से कांग्रेस ने नहीं खेला। आज जो इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी मार के चली, थोड़ी सी परेशानी वाली हालत में है, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा परेशानी वाली हालत में है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की मुहिम चलाते चलाते इंडिया गठबंधन की गतिविधियों को भी चलाए रखना चाहिए था, वो सब नहीं किया। आज तो वो घड़ी आ गई है जबकि दिल्ली में समझौता कैसे होगा, पंजाब में कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, ये पेचीदगी वाले राज्य। इससे पहले वो जो मोमेंटम बनाने का काम था जो कांग्रेस को करना चाहिए था, वहां पर कांग्रेस चूकती हुई फिलहाल कहा जाएगा कि नजर आ रही है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और जैनेंद्र से जरा जानते हैं जिस बात का जिक्र यहाँ पर पत्रकारों का जो पैनल मौजूद है, जैनेंद्र वो भी कर रहा है कि साहब जायज दावेदारी नीतीश कुमार की दिखती है इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ही, ममता बनर्जी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल नहीं थे, वो सब तो केसीआर और अलग अलग बैठकें कर रहे थे, तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार थे जिन्होंने कांग्रेस को सेंटर में रखकर इंडिया गठबंधन या एक गठबंधन की बात कही और ऐसे में नीतीश कुमार ही किनारे लगते हुए नजर आए। अब राहुल गांधी ने जो फोन पर बात नीतीश कुमार से की है, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या माना जाए नीतीश कुमार को अहमियत दी जाएगी तो संयोजक पद भी दिया जा सकता है क्या? इसको लेकर कांग्रेस के भीतर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, संयोजक के पद को लेकर ना सस्पेंस काफी ज्यादा है। पटना वाली बैठक से ये सस्पेंस चला रहा है कि संयोजक तय होगा और उसमें सबसे प्रबल दावेदार नीतीश कुमार इसलिए हैं क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप दिख रहा है, इसकी अगुवाई नीतीश कुमार ने ही की थी। आपको याद होगा, तमाम नेताओं से वो जा करके एक एक करके मिले थे और इसके बाद इंडिया गठबंधन की जो स्वरूप है वो सामने आया था। इस वजह से नीतीश कुमार की दावेदारी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो कई बार बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं, वो वापस आ चुके हैं। खुद आरजेडी के नेता उन्हें पलटू राम कहते रहे हैं। तो न सिर्फ बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सुन लेते हैं जरा, राहुल गांधी का संबोधन शुरू हो गया जंतर मंतर पर। खारगे जी, शरद पवार जी, येचुरी जी और बाकी अलायंस के नेता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए?
पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी
लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। आप अग्निवीर योजना लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है संसद की सुरक्षा में। सेंध का मामला, राहुल गांधी को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि साहब सुरक्षा में चूक होती है, और ऐसे में जब इस मुद्दे को सदन में उठाता है विपक्ष, तो फिर विपक्ष की आवाज दबाने का काम सरकार की तरफ से कर दिया जाता है। 146 विपक्ष के सांसद जिनको इस सत्र से सस्पेंड किया गया। और अब आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, वो अपनी बात रखने के लिए पहुंच गए। मंच पर थोड़ा भाई शांति से सुनो, फिर उसके बाद जोर से तालियां बजाओ। मंच पर बैठे हुए नेता राहुल गांधी जी, पवार जी, येचुरी जी, बी राजा जी, शिवाजी, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता और बहुत से हमारे इंडिया अलायंस पार्टी के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्षमा चाहता हूं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय के अभाव से। मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहाँ पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ये इंडिया अलायंस क्यों बना?
इंडिया अलायंस इसलिए बना, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया,
मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई? 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ने ही मन से अपनी बात रखी है। और कुल मिलाकर निशाने पर सरकार, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये बड़ा निशाना जो बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा, सांसदों को निलंबित करना बिल्कुल गलत बात। लोकतंत्र को खत्म करने की ये बीजेपी की साजिश है। और सभापति ने जाति की बात की, इस बात का जिक्र भी इस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। दरअसल हकीकत ये, खड़गे ने कहा कि दलितों और गरीबों को इस देश में कुचला जा रहा है। मैं दलित हूं, अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाता तो मतलब मैं दलित, मेरी आवाज दबाई जाती है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और अब ये तस्वीर देखिए आप, कैसे एकजुटता का संदेश इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। एक साथ मंच पर एक दूसरे का हाथ थामे, जीत का, विक्ट्री का निशान बनाए, पंक्तिबद्ध अंदाज में सभी नेता यहां मंच पर खड़े हुए नजर आए। इससे पहले मंच से राहुल गांधी का संबोधन, और उन्होंने खामियां गिनाई, किस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगाई गई संसद की,
और ऐसे में सवाल सीधे सीधे सरकार से पूछना बनता है। सवाल सरकार से पूछा तो फिर उसका खमियाजा इस रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है कि सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यही लब्बो-लुबाब विपक्ष गठबंधन, इंडिया गठबंधन की इस बैठक का मंच से सरकार को घेरने का यहां पर काम किया गया है गठबंधन की तरफ से। कितना इफेक्टिव, कितना प्रभावी नजर आया आपको? जो फिलहाल फोटो दिख रही है उससे तो ये लग रहा है ये शायद बैठक का अंत है, आज के सांकेतिक प्रदर्शन का अंत है, क्योंकि इससे लग नहीं रहा है कि इसके बाद भी कई लोग बोलेंगे। और अभी दिखाया भी गया है सिर्फ 2 लोग बोले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप मैसेज क्या करना चाहते हैं, मिल के लड़ना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं, अकेले अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अकेले अपना जज्बा रखना चाहते हैं, या सब लोग मिल के करना चाहते हैं। कहाँ मिल के हो रहा है? मिल के जब तक नहीं होगा, कुछ भी आप यहाँ कर लीजिए नहीं होने जा रहा है। और जब तक पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, मिल के लोगों को बताइएगा नहीं कि हम सब एक हैं, एक तरीके से काम करना चाहते हैं, एक तरीके से सरकार को के खिलाफ में सामने हैं, तब तक ये संभव नहीं है। और आप ये पार्ट टाइम प्रदर्शन करके मुझे नहीं लगता कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन मुद्दे जिनको लेकर घेरा गया उसमें कोई मुद्दा छोड़ा नहीं गया, हर मुद्दे का यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे विपक्ष के पास काफी हैं। सवाल ये है कि उन मुद्दों के साथ आप कर क्या रहे हैं, उन मुद्दों के इर्द गिर्द आप एक लोकप्रिय राजनीति कैसे आप चला रहे हैं, ये असली। देखिए, इंडिया गठबंधन क्या है, मोटे तौर पर देखो उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी, 1-2 राज्यों की पार्टी और बाकी क्षेत्रीय दल है। यही तो इंडिया गठबंधन है, या और छोटे छोटे दल हैं। तो क्षेत्रीय दलों की जो कार्यकर्ता शक्ति है, उनके कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, उसको वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे एक राष्ट्रीय मोर्चे के काम में लाया जाए, ये कला तो ना दिखानी पड़ेगी ना। भाई, कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के पास अपने हैं, सबके पास अपने अपने कार्यकर्ता हैं, द्रमुक के पास अपने कार्यकर्ता हैं। ठीक है। आप कैसे उन कार्यकर्ताओं का सारे देश में उसका कोई एक मैप होगा, कोई एक नियोजन होगा, लेकिन आज जो मुद्दा था और आज होगी। जिस मुद्दे को लेकर सब मंच पर एक साथ आए थे और यहाँ जो मंच से मैसेजिंग की गई है, उससे तो आपको नहीं लगता कि जिस मकसद के लिए आए थे वो मैसेजिंग सही से करके चले गए? नहीं, मुझे तो लगता है इस पूरे गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं, परस्पर विश्वास की कमी है। पार्टियों में आपस में सब अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, हमारी वजह से दूसरे की ताकत बढ़ जाए ये नहीं चाहते। वरना इस प्रदर्शन में अगर सबने अपनी अपनी ताकत लगाई होती, पूरी ताकत झोंकी होती, तो आज पूरे दिन इस पर चर्चा हो रही होती, पूरे देश में इस पर कल भी चर्चा होती। लेकिन ये ऐसा इवेंट है जो इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह है, थोड़ी देर आपने पिया और ख़त्म कॉफ़ी और बात ख़त्म हो गई। तो इसका कोई असर, कोई प्रभाव जो है दूरगामी असर होगा या इससे कोई माहौल बनेगा विपक्षी एकता का, वो नज़र नहीं आता है। तो मतलब सरकार को घेरने का माहौल नहीं बना पा रहा है विपक्ष। देखिए, जो ओवरऑल इम्पैक्ट इस रैली का मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो बहुत प्रभावशाली भाषण नहीं रहा राहुल गांधी का, और वो सामान्य तरीके से वो, और इस तरह के जो उनके भाषण हैं वो लोगों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं और वो पूरा जन जागरण नहीं कर सकते। एक तो पहले उनको अपनी भाषण शैली को ही बदलना होगा। और आज का जो कार्यक्रम रहा वो जिस तरह की उम्मीद है, जो कहा जा रहा था कि ये शक्ति प्रदर्शन है और ऐसा होगा, अभी चूंकि अन्य राज्यों से सूचनाएं नहीं आ रही कि बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, बिल्कुल सही क्या हो रहा है, तब जब वो सूचनाएं आएंगी उनको कंपाइल करके इसका ठीक है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में हुआ है, और दिल्ली में जो हुआ है ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, इसको लेकर एक त्वरित राउंड करेंगे, आगे नंबर भी ले लेंगे कि कितने नंबर देते हैं इस इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन को, पहले शक्ति प्रदर्शन को। इंडिया गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन, अब से कुछ देर पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर संबोधन भी हुआ है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने मंच से अपनी बात रखी है। जल्दी से यहाँ मौजूद पत्रकारों के पैनल से एक त्वरित सर्वे कर लेते हैं। सर, 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस पहले शक्ति प्रदर्शन को? 3। 10 में से 3 सबसे बड़ी खामी? पास करा दिया आपने। 10 में से 3 का सर 3.5 होता है पासिंग नंबर। तो 3.5 आप 3.5 मान लीजिए। देखिए, ये सांकेतिक ही था, ठीक है, इसका पूरे देश में कोई प्रभाव पड़ेगा या पूरे देश में जो हो रहा हो उसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, ऐसी कोई लिंकेज मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अक्कू जी नंबर? मैं तो सिर्फ 3 ही दूंगा। और खास तौर से जो राहुल गांधी ने जो ईंधन सिलेंडर गैस का इस्तेमाल किया उस पर वो 7 नंबर तो वही काट दे रहा हूँ मैं पूरे, क्योंकि अब लोग मजाक उड़ाएंगे, दिन भर टीवी पे चलेगा, मेम्स आएंगे कि था वो उन्होंने ईंधन गैस कहाँ से ले आए, कौन सी आ गई, शब्दों का चुनाव आपको लगता है बेहतर तरीके से करना चाहिए था राहुल गांधी को अपने संबोधन में। प्रदीप जी, 10 में से कितने नंबर? 5। 10 में से 5 आप दे रहे हैं सर? 10 में से 2 इंटेंट के लिए, सिर्फ इरादा इंटेंट के लिए, इरादा है लड़ने का सरकार से, आपको कुछ नहीं दिखा, कंटेंट कुछ नहीं है।
सबसे बड़ी बात पैशन नहीं है। जो जोश दिखना चाहिए सरकार के विरोध में, चुनाव में 3 महीने रह गए, अब भी अगर आप में जोश नहीं है, सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है, तो फिर कब होगा? तो ये तो मतलब एक तरह से लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत होना चाहिए। इस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए। पहला शक्ति प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो देश में एक संदेश जाए कि देखिए गठबंधन बन गया है और हम लड़ने को तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, हमारी ताकत भी है। कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा कुछ नजर नहीं आई। कह रहे हैं कि 10 में 2 इसलिए क्योंकि भाई पास होना चाहते हैं, कुछ आ जाए आगे कक्षा में आ जाए, लेकिन कॉपी खाली छोड़ करके आना चाहते हैं। चलिए आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर सरकार की घेराबंदी की और अब 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की तैयारी में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होने की तैयारी में है कांग्रेस। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात निकलेगी यात्रा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया। तो पहले जो यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ और इस बार पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की ओर अरुणाचल से गुजरात की तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी पर ताने कस रही है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम नहीं, एमपी के लायक भी नहीं। राहुल गांधी जो पीएम के उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है वो एमपी के लायक भी नहीं। पीएम तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रकार की हरकत करना और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री हो रही है और वो वीडियो बना रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए करें। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी पर निशाना। देखिए जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की उपराष्ट्रपति की, उसके बाद निशाने पर राहुल गांधी बीजेपी के ज्यादा हैं। राहुल गांधी जो वीडियो बनाते हुए वहां नजर आ रहे थे। ऐसे में अब सवाल यह कि 24 का चुनावी रण, भारत जोड़ो की शरण, भारत जोड़ो से कांग्रेस को फायदा मिलेगा 24 चुनाव से पहले? नहीं, भारत जोड़ो एक सही वक्त पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों जुड़ेंगे, मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस समय तो स्ट्रेटेजी बनाने का काम है, इस समय तो लड़ने जूझने का काम है, हर जगह जा करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये यात्रा का समय नहीं, ये यात्रा का समय नहीं। यात्रा कामयाब थी, राहुल गांधी को भी फायदा हुआ, कांग्रेस को भी फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा, लेकिन इस वक्त ये यात्रा करने का समय मेरे लिहाज से नहीं है। ये गठजोड़ बनाने का समय है, जो पेचीदा राज्य हैं उनकी समस्याओं पर गौर करने का समय है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आप एक ठोस चुनौती अभी 3 महीने बाद दे पाए। मार्च में मेरे ख्याल से चुनावों की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल समय काफी बर्बाद किया चुका है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ता फंस जाएगा वहां पे। जिस कार्यकर्ता को चुनाव में लड़ना चाहिए, बहुत सारा कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत, उनके साथ चलने में, नारे लगाने में, उस चक्कर में बहुत सारा कार्यकर्ता फंस जाएगा। तो कार्यकर्ताओं को दूसरा काम इस वक्त करना है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कार्यकर्ता फंस जाएगा, इसका एक दूसरा एंगल प्रदीप जी ये भी तो हो सकता है ना कि कार्यकर्ता में जोश भर जाएगा। वो कार्यकर्ता जो शायद पार्टी का झंडा उठाने का अब उसका मनोबल टूट चुका है, वो कम से कम सड़क पर उतर आएगा, पार्टी का झंडा उठाएगा और एक नई ऊर्जा उसमें आएगी। देखिए रोमाना की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये लाभ के दृष्टि से ही कांग्रेस इसको प्लान कर रही है। और जो बात यहाँ चल रही है कि अभी गठबंधन बनाने का टाइम है, तो कांग्रेस पार्टी कोई एक वन मैन पार्टी तो है नहीं, एक बहुत क्या कहते हैं बड़ा पार्टी है, तो ये काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। और अगर ये जो यात्रा जिसकी तैयारी पार्ट 1 के समय ही हो गई थी, जब वो पार्ट 1 खत्म हुआ था तभी इस बात का लगभग दबे चुपे ऐलान किया गया था कि पार्ट 2 भी होगी। जब यात्रा उन जगहों से, उन राज्यों से गुजरेगी जहां कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका है, उत्तर प्रदेश
जिसमें प्रमुख है, और उस राज्य में जो कार्यकर्ता दबा कुचला बैठा हुआ है, तो उसके अंदर एक जोश पैदा होने की संभावना देखी जा सकती है। ठीक है सर, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई जिसका जिक्र अभिजीत ने भी किया कि उसका फायदा मिला कांग्रेस को, खासतौर से चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, माना यह गया कि वहां जिस तरीके की जीत मिली है तो कांग्रेस को रिवाइव करने में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का कनेक्ट वो बहुत काम आया। तो ऐसे में अब तो 24 चुनाव है और 24 चुनाव से पहले अगर ये यात्रा कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि टाइमिंग ऐसा रखा जाए चुनाव के नजदीक हो और उसका भरपूर फायदा मिले। नहीं देखिए, मेरी नज़र में तो ये सही कदम गलत समय पर है। भारत जोड़ो यात्रा जो है नॉर्थ में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में रही, तो रिजल्ट की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से देखिए तो मिक्स्ड रिजल्ट। तेलंगाना में ज़रूर फ़ायदा हुआ, कर्नाटक में फ़ायदा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब युद्ध की घोषणा हो जाए तब सेना युद्धाभ्यास के लिए नहीं जाती है, तब एक्सरसाइज के लिए नहीं जाती है सेना, तब सेना की तैयारी जो है युद्ध लड़ने की होती है। तो ये चुनाव जो है, चुनावी युद्ध जो है, उसकी एक तरह से घोषणा हो चुकी है इस संसद सत्र के समापन के साथ ही। तो अब ज़रूरत जो है, जो अभय जी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूँ कि अब जो है गठबंधन के जो ढीले पेच है उनको कसने की ज़रूरत है, और सबसे ढीला पेच है सीटों का बंटवारा। कैसे होगा, जो खास तौर से जो समस्या वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है या बिहार है या बंगाल है, वहाँ पर कैसे सीटों का बंटवारा होगा, तालमेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर गठबंधन की हवा निर्भर करती है। और उसकी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के भीतर से जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 वो शुरू करेंगे। और इस बार जो ये यात्रा है, पिछली बार आपने देखा था कैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ गई थी देश में, और इस बार वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकालने की तैयारी में कांग्रेस। तो बीजेपी में चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह मिशन 2024 का प्लान सेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और टारगेट पर अब दक्षिण भारत, जहां से शुरुआत अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह दौरे पर निकलने वाले हैं और उसकी शुरुआत तो हालांकि बंगाल से हो रही है, लेकिन अमित शाह 24 दिसंबर की रात कोलकाता पहुंचेंगे और अगले दिन यानी 25 दिसंबर को बंगाल के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करेंगे, और इसके बाद फिर 28 दिसंबर तेलंगाना पहुंचकर पार्टी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक है। उसके बाद 30 दिसंबर अमित शाह तमिलनाडु पहुंच जाएंगे और वहां संगठन के नेताओं के साथ बंद कमरे वाली बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर फोकस जो है बीजेपी का अब वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और किस रूप में नजर आ रहा है इसी को सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं सवाल के तौर पर। टारगेट साउथ ब्लॉक, क्या शाह करेंगे लॉक? सबसे बड़ी चुनौती जो है मिशन 2024 पे बीजेपी के सामने वो दक्षिण भारत, और वही जो कमजोर कड़ी है उससे शुरुआत करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो है, लेकिन दक्षिण भारत का कोड वो अभी तक क्रैक नहीं कर पाई है। उसके कई कारण हैं। भाजपा के नेताओं का जो अपना मुहावरा है वो दक्षिण भारत के लिए अजनबी है। दक्षिण भारत वाले लोग उसके साथ सहज नहीं हो पाते। कर्नाटक में भाजपा ने पैठ बनाई थी, बहुत अच्छी पैठ बनाई कर्नाटक में, लेकिन वो पैठ वहाँ रुक गई, उसके आगे नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि संघ की शाखाएं ना हो, उनका काम नहीं होता हो, या हिंदुत्व की विचारधारा के वहाँ पे ब्लॉक नहीं है, इलाके नहीं है, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का राजनीतिक इन सब चीज़ों का जो राजनीतिक असर दिखना चाहिए था वो नहीं दिखता। अब जैसे मैं अभी केरल गया, मैं 10 दिन केरल में घूमता रहा, पूरे केरल में मुझे केवल एक जगह भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर दिखाई दिया। मोदी की तस्वीरों से सारा हिंदुस्तान पटा रहता है, केरल में मोदी की तस्वीर नहीं थी पूरे केरल में। तो ये एक बात बताती है, मुझे खुद भी ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन है ये समस्या। मुझे लगता है दक्षिण भारत का कोड अभी भाजपा क्रैक नहीं कर पाई है कोड क्रैक दक्षिण भारत। नहीं, देखिए समस्या ये है कि दक्षिण भारत में जो पार्टियां हैं उनमें से जो नंबर 2 की पार्टी है, कोई नई पार्टी कैसे एंटर करती है? जब नंबर 2 की पार्टी या नंबर 1 की पार्टी कमज़ोर होती है या नंबर 2 की पार्टी तेज़ी से नीचे जाती हुई दिखती है, तब उसकी जगह लेने के लिए कोई नई पार्टी आती है। कर्नाटक में ऐसा हुआ, जेडीएस जो है वो नीचे जाने लगी तो बीजेपी को एक मौका मिला। तेलंगाना में इसी तरह से देखिए बीजेपी को मौका मिला, और मुझे लगता है पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी तेलंगाना में बेहतर करेगी। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, यहाँ सीटें मिलेंगी बीजेपी को ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन तमिलनाडु और केरल में उसका वोट शेयर बढ़ेगा, खासतौर से तमिलनाडु में अन्ना मलाई के रूप में एक स्थानीय नेता, उनको राज्य का नेता मिला है।
जो उनकी भाषा में, उनके मुहावरे में बात करता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, जिसकी लोकप्रियता है, वो उसके लिए वोट को सीट में बदलना अभी बहुत लंबा सफर है। तो इसलिए जो है बीजेपी की जो स्थिति 2024 में साउथ में होगी, वो मुझे लगता है अब तक की सबसे बेहतर स्थिति होगी वोट शेयर के लिहाज से। बिल्कुल। वो जो सवाल अभी हम चला रहे थे, एक बार फिर से जरा सवाल लेकर आइए स्क्रीन पर। हम ये सवाल लेकर आए कि साहब सधेगा दक्षिण तो फिर 24 का आसान हो जाएगा रण। 24 के रण के लिहाज से दक्षिण को साधना जरूरी है या 24 तो आराम से बाकी उत्तर भारत से निकल आएगा? नहीं, ऐसा मान के नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करती भी नहीं कि जहाँ से कुछ नहीं मिलना है तो वहाँ हम कुछ काम नहीं करेंगे। वहाँ एक लगातार उनकी सतत प्रक्रिया रहती है काम करने की और वो करते रहते हैं। दक्षिण से मिलेगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दक्षिण में अपनी पैठ बनाई जाए और जहाँ कमजोरी हो रही है वहाँ कुछ ठीक हो सकता है। जैसे कि कहा गया कि प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ जगह ही नहीं बन पा रही होगी तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ एक निशे ढूंढते हैं, एक पतली गली ढूंढते हैं और उस गली से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी उससे मिलना क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि तमिलनाडु में एकदम से वो 10, 12, 15% पे आ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। वो सिर्फ एक अपनी पैठ बनाने की कोशिश है और हो सकता है कुछ एक चंग ढूंढने की कोशिश, जैसे केरल में तिरुवनंतपुरम उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी। जैसे वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीत जो बीजेपी को मिलती है, क्योंकि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठते ही नहीं है, वो संतुष्ट होते ही नहीं है कि ठीक है इससे काम चल रहा है तो ठीक है, क्यों जाना जहां पर रास्ता मुश्किल है। वो अपने लिए मुश्किल लड़ाई ही चुनते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं। देखिए रुमाना, इसमें पहले तो दक्षिण की राजनीति को यूँ समझने की जरूरत है कि वो उसका जो कोट है वो क्रैक क्यों नहीं हो रहा है। जब तक हम दक्षिण की सामाजिक संरचना को, चाहे हर राज्य की सामाजिक संरचना, जाति गणित, वो बहुत अलग तरह का है। दक्षिण हम लोग बोल तो देते हैं कि साउथ, तो ये दक्षिण के सारे राज्य उसके अंदर शामिल कर ले, लेकिन केरल के अंतर्विरोध अलग है, तमिलनाडु का अंतर्विरोध अलग है जी। तो वहाँ पर जो इनकी, अब जैसे केरल में सर्वाधिक देश की जो शाखाएं हैं आरएसएस की केरल में लगती हैं नंबर्स के हिसाब से, लेकिन जो वोट परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, वोट परसेंट कहीं नहीं टिकता है। शाखाएं हैं, चुनावी डिविडेंड उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में अन्य देश के हिस्सों में मिलता है। छोटे से आरएसएस काम कर। इस बीच बड़ी सियासी खबर ये आ रही है कि 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक, उसी से जुड़ी बड़ी खबर ये कि बीजेपी की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। 24 चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कमर कसकर तैयार। पीएम मोदी कर सकते हैं इस बैठक की शुरुआत। जेपी नड्डा और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे, ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की शुरुआत कर सकते हैं 24 को लेकर, 24 चुनाव की तैयारियों को लेकर। अब साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि बीजेपी जो है वो अन्य दलों के मुकाबले लीड लेती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की पॉलिटिकल शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।